नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग के बारे में बताना चाहता हूं। होम मिनिस्टर अमित शाह की हाई लेवल की मीटिंग कैसे बड़ी हलचल पैदा करती है, अमित शाह की मीटिंग सत्ता के गलियारों में कैसे तूफान खड़ा कर देती है, ये आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग का असर कैसे जमीन पर दिखने लगता है, ये भी आपको समझाऊंगा। पीएफआई, एनआईए और ईडी की सर्जिकल स्ट्राइक इसकी सीधा सादी मिसाल है। आज दिन भर एनआईए और दूसरी एजेंसियां मिलकर पीएफआई के ठिकानों पर छापामारी करती रही। 10 से ज्यादा राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। पीएफआई पर कार्रवाई हुई। कैसे एक महीने पहले हुई गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी है, मैं आपको बताऊंगा। करीब 1 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग में, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पिछले साल सितंबर में नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, अधिकारी दिल्ली बुलाकर नक्सल समस्या पर बड़ी बैठक की थी। बैठक के बाद तमाम जरूरी एक्शन के आदेश दिए थे। हाई लेवल मीटिंग के नतीजे अब पूरे दुनिया के सामने आने लगे हैं। सीआरपीएफ ने देश को बताया कि बिहार नक्सल मुक्त हो गया है, झारखंड नक्सल मुक्त हो गया है, मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सलियों की कमर तोड़ने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बूढ़ा पहाड़ की स्टोरी मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाई थी और बताई थी। बूढ़ा पहाड़ की स्टोरी आज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। मैं राष्ट्र से जुड़े मुद्दे उठाता रहा हूं, देश समाज से जुड़े मुद्दे उठाता रहा हूं। जो वादा मैंने आपसे रोज करता हूं, उस वादे को निभाने की हर मुमकिन कोशिश करता हूं, क्योंकि यही राष्ट्र की आवाज है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया। पाकिस्तान में भ्रष्ट राजनेताओं को कोसते हुए इमरान खान ने पाकिस्तान के लगातार कई सवाल उठाए। वहीं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान के बड़े नेता विदेशों में संपत्ति खरीदते रहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। यह किसी और ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदार छवि पाकिस्तान की सियासत में कैसे हलचल पैदा करती है, आज पूरी खबर दिखाऊंगा। और हिंदुस्तानियों का इस खबर से सीना फक्र से चौड़ा होता है। जब जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ दुनिया के दूसरे देशों में होती है, हर तरफ वाहवाही होती है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग खास होती है। मेरे जानकार सीनियर अधिकारी बताते हैं, जब भी अमित शाह हाई लेवल मीटिंग का कॉल होती है, संबंधित विभागों में हलचल पैदा हो जाती है। संबंधित विभागों के ऊपर से लेने नीचे तक सरगर्मी तेजी से बढ़ जाती है। साफ संकेत होता है कुछ बड़ा होने वाला है, उसका असर होगा। कुछ बड़ा होगा, उसका असर होगा। आज दिन भर होम मिनिस्टर अमित शाह को 2 मीटिंग्स चर्चा में रही। आज दिन भर
पीएफआई पर छापेमारी होती रही, देश भर में पीएफआई से जुड़े लोगों की धरपकड़ जारी रही। दिन भर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग सुर्खियां बनी रही। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात पर बात होती रही। पीएफआई के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह की 2 हाई लेवल मीटिंग आज चर्चाओं में रही। पहली बार पीएफआई के मसले पर गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग 29 अगस्त को हुई थी। दूसरी बड़ी बैठक आज हुई है, जब देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी होती रही। मेरे जानकार ये बता रहे हैं, मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि पीएफआई पर बड़े एक्शन की योजना 29 अगस्त को बन गई थी। मैं वापस कह रहा हूं, गौर से सुनना, कि मेरे जानकार मुझे ये बता रहे थे कि जो मीटिंग थी उसकी मीटिंग की तारीख पहले ही तय हो गई थी और गृह मंत्री अमित शाह की 29 अगस्त की हाई लेवल की मीटिंग, जो मीटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, 29 अगस्त की हाई लेवल की मीटिंग के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों पर चर्चा हुई थी। मेरे जानकार ये भी बता रहे हैं कि 29 अगस्त की हाई लेवल की मीटिंग में देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ एनएसए अजीत डोभाल, रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल, आईबी चीफ तपन कुमार डेका, एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता मौजूद रहे। और मेरे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 29 अगस्त की हाई लेवल की मीटिंग के दौरान इस पर बातचीत पर अमित शाह ने काफी ज्यादा जोर दिया था। पीएफआई पर एक्शन से पहले पुख्ता सबूत और साक्ष्य, जो सबूत थे वो इकट्ठा कर लिए जाएं, ये उनको निर्देश दिया गया था। अमित शाह ने गृह मंत्री ने एजेंसियों को साफ संकेत दिए थे कि पीएफआई के पूरे कैडर, फंडिंग, आतंकी नेटवर्क को खत्म करना होगा। मेरे सूत्रों ने यह भी जानकारी मुझे दी थी कि इस हाई लेवल मीटिंग में पीएफआई पर बड़े पर करतने की बड़ी रणनीति बनाई थी, जिसका असर आज देखने को मिला। और मीटिंग के दौरान खुफिया एजेंसियों को जानकारी जुटाने और डोजियर तैयार करने के लिए भी कहा था। एजेंसियों को हत्याओं और जबरन वसूली के मामले में पीएफआई कैडर में शामिल होने से जुड़ी सभी जानकारियां इकट्ठे करने को भी कहा था। एनआईए को मामले की जांच और देश भर के कैडर से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए ट्रैप तैयार करने के लिए भी कहा गया था। 29 अगस्त की बैठक के बाद ईडी, पीएफआई, विदेशी फंडिंग, विदेश से मदद, अवैध लेन देन से जुड़ी जो शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो पूरी हो रही है। मैंने राष्ट्र की आवाज के जरिए तमाम चीजों को आपको बताया था। साथ ही राज्य की पुलिस को भी तैयार रहने की योजना पर फैसला किया गया था। इस दौरान उन राज्यों को विशेष तौर पर शामिल किया गया जो पीएफआई संगठन की संदिग्ध कार्यशैली को लेकर लगातार चिंता जाहिर करते रहे। यानी जो खबर मेरे सूत्रों ने मुझे बताई थी, उस हर खबर पर मोहर लग गई। हर खबर को मैंने सबसे पहले राष्ट्र की आवाज के जरिए आप तक पहुंचाई थी। चाहे बूढ़ा पहाड़ की खबर हो, चाहे देश में आतंकवाद का मसला हो, नक्सलवाद का मुद्दा हो, समाज से जुड़े मुद्दे हो, हर मुद्दे सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं। आज एक तरीके से पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक का दिन रहा। पीएफआई पर इस स्पेशल कार्रवाई को ऑपरेशन मिडनाइट का नाम दिया गया था और सुबह से ही पीएफआई और एनआईए और ईडी की कार्रवाई चलती रही। देश भर में पीएफआई पर शिकंजा कसता नजर आता रहा। इसी दौरान इस मसले पर बात करने के लिए देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग कॉल की, जिसमें सीनियर सुरक्षा अधिकारी, एजेंसियों के अफसरान के साथ एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में जो मेरे जानकारों ने मुझे बताया है, मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि आज की हाई लेवल मीटिंग में 2 मुद्दों पर सबसे ज्यादा मंथन रहा। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन
एसडीपीआई पर छापों के दौरान क्या सबूत मिले, आगे इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। एनआईए की अगुवाई में कई एजेंसियों ने गुरुवार की सुबह से ही पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत की थी। 13 राज्यों में से एक साथ छापे मारे गए, टेरर फंडिंग को आधार बनाया गया, पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जांच अभियान चलाई जा रही है और यह बात कही जा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में एनआईए ने आज कहां पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जिन राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है उसमें पीएफआई का गढ़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देश की राजधानी दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र शामिल है। इस दौरान एनआईए ईडी ने 10 से ज्यादा राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। केरल के मल्लमपुरम जिले में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमा सलाम के अलावा पीएफआई के हेड परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। यानी पीएफआई पर एनआईए ईडी के एक्शन के विरोध में पीएफआई एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं का विरोध दिन भर देखने को मिला है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया। संगठन की तरफ से संकेत तो यही दिया जा रहा है कि पीएफआई पीछे हटने वाली नहीं है। पीएफआई की तरफ से शुक्रवार को और भी बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी बताई जा रही है। छापेमारी के विरोध में पीएफआई की तरफ से जो बयान दिया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पीएफआई की तरफ से कहा गया है, असहमति की आवाज को दबाने के लिए फांसीवादी शासन द्वारा एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करने के कदमों को हम कड़ा विरोध करते हैं और इस पूरे मसले पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। पहले मैं आपको सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान सुनवाता हूं कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। इस पर हमारा कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। देखिए, ये पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। लेकिन बाकी उसके बारे में डिटेल जिन एजेंसियों के माध्यम से छापा पड़ रहा है वो बताने का काम करेंगे। पीएफआई पर एनआईए के एक्शन के विरोध में विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि पीएफआई के मसले पर क्या कुछ कहते हैं। देखिए, कहीं अपराध हो,
उसका कोई इनपुट हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अन्यथा तो सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही। पर इतना आग्रह है सरकार से, जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए या कोई कार्रवाई करेंगे? क्यों हो रही है ये अरेस्ट, ये क्यों हो रही है छापा, ये इसकी जानकारी सरकार के पास ही है। आपको बताए तो आप बताइए हमें, ना हमें पता है। नए जब कार्रवाई करती है वो करती है जब अंदरूनी सुरक्षा के लिए कुछ खतरा महसूस होता है। सही है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो करना चाहिए। क्या है वो खतरा, वो ना हमें पता है ना आपको पता है। इसके ऊपर क्या टिप्पणी दे, वो कार्रवाई अपनी कर रही है, अपनी जिम्मेदारी है, वो करे। पीएफआई पर सरकार के एक्शन के बारे में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि वो किसी भी तरह की सांप्रदायिकता का बहिष्कार करते हैं। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं राष्ट्र की आवाज के जरिए कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। My view is that all forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism regardless of where it's coming from. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पीएफआई लंबे वक्त से सरकारों के निशाने पर रहा है। कई बार इस संगठन पर कार्रवाई की गई, बाद में कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता। देखना होगा कि इतनी तैयारी के बाद एनआईए, ईडी की पीएफआई पर अब तक के सबसे बड़े एक्शन के बाद क्या होता है। क्योंकि जब भी कोई एक्शन होता है, पीएफआई लीगली उसको लड़ाई करता है और उसके बाद वो अपने काम को इसी तरीके से अंजाम देता है। मैं आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक और हाई लेवल मीटिंग के बारे में बताना चाहता हूं, जो आज से ठीक एक साल पहले 26 सितंबर 2021 को हुई थी, जिसमें अमित शाह ने नक्सलवाद पर गंभीर चर्चा की थी। 10 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, 4 अन्य राज्यों के शीर्ष अधिकारी देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। नक्सलवाद की समस्या पर हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इस बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मौजूद रहे थे। लगभग 3 घंटे मैराथन मीटिंग चली। 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने के लिए उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता को रोकने पर बातचीत हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह इस हाई लेवल मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया था और तभी एक बड़ी प्लानिंग तैयार की गई थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि 1 साल पहले हुई इस हाई लेवल मीटिंग का बड़ा असर देखने को मिला। देश के अंदर नक्सलवाद खत्म करने की मुहिम जब शुरू हुई थी, उसका रिजल्ट आना शुरू किया था। सबसे बड़ी खबर बिहार से आई थी। बिहार को करीब करीब नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया। बिहार के साथ झारखंड, मध्य प्रदेश में भी नक्सलवाद की कमर तोड़ने में सीआरपीएफ को बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। ऐसा बूढ़ा पहाड़ के कब्जे के बाद संभव हो पाया। ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के बाद ऐसा संभव हो पाया। ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में मैंने आपको बताया था। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने आपको इसी महीने की 9 तारीख को बूढ़ा पहाड़ वाली स्टोरी दिखाई थी। उसका पूरा पोस्टमार्टम किया था, डिकोड किया था। क्योंकि बिहार और झारखंड की सीमा पर मौजूद बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर जब सीआरपीएफ और स्पेशल पुलिस फोर्स की टीम पहुंची थी, यह अपने आप में ऐतिहासिक घटना थी। अब जब बूढ़ा पहाड़ से पूरे इलाके की पड़ताल पूरी हो गई
तो सीआरपीएफ की तरफ से बिहार को नक्सल मुक्त करने की घोषणा की गई। आप भी सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह के उस बयान को सुनिए जो उन्होंने इसके बाद बयान दिया। इस बार अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जिस अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहां से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बुरा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूं, 2022 की अप्रैल के बाद से जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार और राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान में क्यों? इसका क्या है बड़ा मैसेज, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध पर अब नए मोड़ की तरफ पहुंच गया है। रूस अब पूर्वी यूक्रेन के 4 हिस्सों पर अपना हक जता रहा है, वहीं जनमत संग्रहालय करने जा रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुतिन के इस फैसले का रूस ने कड़ा विरोध करा है। रूस के लोग यूक्रेन से 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए गिरफ्तारी कर रही है। पुतिन के फैसले के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों ने सैनिकों से अपील की है, पुतिन के लोग जान देने की जरूरत नहीं। क्यों? रूस में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी मॉस्को में सड़कों पर उतरे लोग। यूक्रेन में 3 लाख सैनिकों की तैनाती पर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पुतिन के लिए जान देने की जरूरत नहीं। पुतिन का विरोध करने पर सैकड़ों लोग गिरफ्तार। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं। यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर मौजूद सभी लोग पुतिन के विरोध में नारे लगा रहे हैं। इनकी आवाज इतनी बुलंद है कि पुलिस कुछ भी करके इनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन करने के एवज में मॉस्को में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन विरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है। ये लोग यूक्रेन में 30 लाख सैनिकों की तैनाती को लेकर पुतिन का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का एक ही नारा है कि पुतिन के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। अब जरा ये पूरा मामला समझिए। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का ऐलान किया है। इसके बाद से ही रूस में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
रूस की राजधानी मॉस्को और रूस के सबसे बड़े औद्योगिक शहर सेंट पीटर्सबर्ग समेत रूस के दर्जनों शहरों में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। धीरे धीरे पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन की आग पूरे देश में फैल गई। यूक्रेन में रिजर्व सैनिकों की तैनाती के पुतिन के फैसले के विरोध में प्रदर्शन करके और पुतिन विरोधी नारे लगाने पर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मॉस्को में प्रदर्शन कर रहे लोग नॉट टू वॉर, लाइफ टू आवर चिल्ड्रन और नो मोबिलाइजेशन के नारे लगा रहे थे। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि पुतिन की सैन्य तैनाती के आदेश के बाद यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए रूस के परमाणु क्षमता के बारे में बताया था। ऐसे में लोगों को आशंका है कि रूस यूक्रेन का युद्ध किसी विनाशकारी दिशा में न बढ़ जाए। इस प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ने बताया कि हर कोई डरा हुआ है, हम शांति चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि राइफल पकड़कर लोगों को गोली मारें, लेकिन अब बाहर आना बहुत खतरनाक है, नहीं तो और भी बहुत से लोग मारे जाएंगे। हम ये कहने आए थे कि हम युद्ध और सैनिकों के मोबिलाइजेशन के खिलाफ हैं। वे हमारा भविष्य क्यों तय कर रहे हैं? हम अपने लिए और अपने लोगों के लिए डरे हुए हैं। रूस के 38 शहरों में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में करीब 1300 से ज्यादा अधिक रूसियों को गिरफ्तार किया गया। रूस के गृह मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि पुलिस की बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने और रैलियां निकालने के प्रयास को विफल कर दिया गया है। सभी प्रदर्शनों को रोक दिया गया है और उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले रूस के कई मानवाधिकार संगठनों ने युद्ध विरोधी आंदोलन का आह्वान किया था। संगठनों ने रूसी सैनिकों से विशेष अभियान में भाग लेने से इनकार करने और जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया। उन्होंने सैनिकों के लिए कहा कि पुतिन के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। मानवाधिकार संगठनों ने सैनिकों से अपील की है कि आपको पुतिन के लिए मरने की जरूरत नहीं है। रूस में आपकी जरूरत उन लोगों को है जो आपसे प्यार करते हैं। अधिकारियों के लिए आप तोप के चारे की तरह हैं, जहां बिना किसी अर्थ या उद्देश्य के आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। पिछले 7 महीने से दुनिया रूस और यूक्रेन का जंग देख रही है। इस जंग का खामियाजा सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्क उठा रहे हैं। रूस की तुलना में यूक्रेन एक छोटा देश है। यूक्रेन के पास संसाधन कम थे, सैन्य बल कम था। बावजूद इसके आज 7 महीने बाद भी रूस यूक्रेन को घुटने पर नहीं ला सका है। इससे रूस की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की किरकिरी हो रही है। वैश्विक स्तर पर हो रही किरकिरी से बचने के लिए रूस ने एक नया प्लान तैयार किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है। दरअसल पुतिन पूर्वी यूक्रेन के 4 हिस्सों डोनेत्स्क, लुहांस्क, खुरासान और जापोरिजिया को रूस में मिलाने की तैयारी में है। पुतिन का दावा है कि इन 4 में से लुहांस्क को पूरी तरह से यूक्रेन से अलग कर दिया गया है। अब रूस शुक्रवार से इन इलाकों में जनमत संग्रह शुरू करने जा रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोग 23 से 27 सितंबर के बीच अपना वोट डाल सकेंगे, ये बताने के लिए कि उन्हें यूक्रेन के साथ रहना है या फिर रूस के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आ रही है। पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं को घेरने के लिए मियां इमरान खान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदार छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की खराब हालत है। पाकिस्तान को पहले बाढ़ ने परेशान किया, पाकिस्तान को अब वहां की उतरती बाढ़ परेशान कर रही है। मच्छरों ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों को अब मलेरिया जैसी बीमारी फैल रही है और पाकिस्तान को मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी चाहिए। पाकिस्तान के पास दहशतगर्दों के देने के लिए AK-47 तो है, लेकिन मच्छरों के लिए बचने के लिए मच्छरदानी नहीं है। पाकिस्तान अब मच्छरदानी के लिए भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। मच्छरों से बचने के लिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान से मदद चाहिए। पाकिस्तान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद चाहिए, क्योंकि मोदी की राजनीति उनको बहुत पसंद है। UN के बाद अब पाकिस्तान में भी मोदी। इमरान खान ने की मोदी की तारीफ। शहबाज को बताया भ्रष्ट, मोदी को ईमानदार। इमरान कई बार कर चुके हैं मोदी की तारीफ। बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान, मच्छर कर रहे परेशान। पाकिस्तान को याद आई नानी, भारत से मांगी मच्छरदानी। आतंक के आका के पास मच्छरदानी तक नहीं। पाकिस्तान के सियासतदानों द्वारा भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना किसी जोखिम से कम नहीं, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ये जोखिम उठाते रहते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की थी। अब एक बार फिर इमरान खान ने मोदी की ईमानदारी की तारीफ की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बुराई और मोदी की तारीफ करते सुने जा सकते हैं। ये वीडियो एक जनसभा को संबोधित करने का है। इस वीडियो में इमरान खान कहते सुनाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा दुनिया में किसी और नेता के पास अरबों की संपत्ति नहीं है। मुझे किसी एक देश के बारे में बताइए जिसके प्रधानमंत्री या शीर्ष नेता के पास देश के बाहर अरबों की संपत्ति हो। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश में PM नरेंद्र मोदी के पास भारत के बाहर कितनी संपत्ति है। ये पहली बार नहीं है जब इमरान ने मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले भी इमरान भारतीय विदेश नीति की तारीफ करते देखे गए थे। पाकिस्तान के पूर्व PM ने रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की प्रशंसा की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री रहते हुए वो भी एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को निशाने पर लेते हुए उन्हें देश की खराब अर्थव्यवस्था के लिए लताड़ा। शहबाज शरीफ को घेरते हुए इमरान ने उन्हें सिर कटा मुर्गा तक कह दिया, जो खराब अर्थव्यवस्था का सामना करने की बजाय इधर उधर भागते फिर रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जानकारी शेयर करते हुए इमरान खान ने भारतीय विदेश नीति की सराहना करते हुए एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में इमरान ने लिखा था, क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिकी दबाव को झेला और जनता को राहत देने के लिए रियायती रूसी तेल खरीदा। यही काम हमारी सरकार भी आजाद विदेश नीति की मदद से करना चाह रही थी। इमरान खान कई मौकों पर भारत और मोदी की तारीफ कर चुके हैं।
कुछ दिनों पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान खान हिंदुस्तानियों को खुददार कौम कह के संबोधित करते नजर आए। इमरान ने कहा था कि भारतीय खुददार कौम है, कोई भी महाशक्ति भारत पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकती है। भारत और पाकिस्तान को एक साथ आजादी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फेंक दिया जाता है। इमरान खान को जब विदेश नीति की तारीफ करनी होती है तो उन्हें भारत की याद आती है। जब किसी की ईमानदारी की तारीफ करनी होती है तो भी उन्हें मोदी ही याद आते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जब भी मुसीबत में होता है तो उसे भारत की ही याद आती है। इन दिनों पाकिस्तान को फिर से भारत की याद आ रही है। पाकिस्तान बाढ़ से बेहाल है। पाकिस्तान की 1/3 जनता बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित है। अब जब बाढ़ उतरने लगी है तो बाढ़ के बाद के प्रभाव पाकिस्तान को जीने नहीं दे रहे हैं। बाढ़ का उतरना शुरू होते ही पाकिस्तान में इतने मच्छर हो गए हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में तेजी से मलेरिया फैलने लगा है। भारत में आतंक का निर्यात करने वाले पाकिस्तान के पास मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी तक नहीं है। मच्छरदानी के लिए पाकिस्तान भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार गुलाम अब्बास शाह ने एक ट्वीट में लिखा है, पाकिस्तान में मलेरिया फैलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से भारत से मच्छरदानी खरीदने की अनुमति मांगी है। पाकिस्तान के 26 जिलों में 71 लाख मच्छरदानी की तत्काल आवश्यकता है। जरा सोचिए कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी खराब है कि उसके पास अपनी जनता को मलेरिया से बचाने के लिए मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं है। मच्छरदानी भी उसे भारत से ही चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में जब बाढ़ का कहर अपने चरम पर था तब भारत ने पाकिस्तान को राहत सामग्री देने का ऑफर किया था, लेकिन कट्टरपंथियों के उकसावे के चलते पाकिस्तान ने राहत सामग्री लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान को लगा था कि भारत से सहायता लेने पर दुनिया भर में उसकी छवि खराब होगी, लेकिन अब मच्छरों ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है। पाकिस्तान को बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को मलेरिया से बचाने के लिए करीब 71 लाख मच्छरदानी की तुरंत आवश्यकता है। पाकिस्तान को मालूम है कि इस मुश्किल के वक्त में भारत ही काम आ सकता है। पाकिस्तान को यह भी मालूम है कि चीन उसका इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन मदद नहीं कर सकता। इसीलिए पाकिस्तान को अब मच्छरों से बचाने के लिए भारत से मदद की जरूरत है। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में त्वचा संक्रमण, दस्त और मलेरिया जैसी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं, जिसके कारण अभी तक 324 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से विस्थापित हुए सैकड़ों हजारों लोग खुले में रह रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले बाढ़ के पानी को कम करने में 2 से 6 महीने लग सकते हैं। वहीं जगह जगह जलभराव के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। बाढ़ के कारण विस्थापित परिवार गंदा पानी पीने और खराब खाना खाने को मजबूर है। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक सहायता नहीं मिली तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।